हेलो दोस्त, कैसे हैं? बायोलॉजी की क्लास का आनंद ले रहे हैं। तो हम लोग में जो है अभी तक कहाँ तक पढ़ लिए हैं? पौधों में पढ़े न्यूट्रिशन, पौधों का उत्तक पढ़ लिए, जंतु का उत्तक पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे जंतु में पोषण, जंतु में न्यूट्रिशन। मतलब आज का टॉपिक होगा साथी एनिमल न्यूट्रिशन की बात होगी। किसकी होगी? चलिए, तो सेशन अगर पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो दबाइए ना लाइक का बटन। क्यों नहीं दबा रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है तो आपके पास ऑप्शन है किसका? डिसलाइक करने का। कौनों दबा दीजिए, लाइक का या डिसलाइक का। तो आइए साथी हम लोग बात कर लेते हैं एनिमल में न्यूट्रिशन की। एनिमल में न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन एनिमल, न्यूट्रिशन इन एनिमल क्या मतलब? यानी जंतु में पोषण। जंतु में पोषण, मैंने आपसे कहा ही है कि मुझे नफरत नहीं है हिंदी से और इंग्लिश से और उर्दू से, किसी से नफरत नहीं है, सभी से मोहब्बत है। तो लिखूंगा मैं दोनों में ही, आप क्लियर समझते चलेंगे। जंतु में पोषण, पोषण कहते किसको है? तो बिल्कुल आप सही कह रहे साथी कि पोषण उसको कहते हैं जिसको लेने से शरीर के अंदर ऊर्जा मिलती है, उसी को हम लोग पोषण कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, जंतु में पोषण। अब आपसे पूछा जाए कि आखिर पोषण लेने से क्या होगा? तो पोषण लेने से आपको मिलेगा एनर्जी, आप ऊर्जावान रहेंगे। अब पूछा जाए कि जंतु पोषण लेने के आधार पे कितने तरह के हैं? तो जंतु जो है पोषण ग्रहण करने के आधार पे तीन तरह से होते हैं। यानी तीन प्रकार जंतु में जो पोषण है तीन प्रकार से ले सकता है वो। कैसे कैसे लेगा? तो एक लेगा किससे? एक लेगा सड़े गले चीजों को। क्या लेगा? सड़े गले चीजों को लेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे सैप्रोफाइटिक। क्या कहेंगे? सैप्रोफाइटिक। यानी जंतु में सैप्रोफाइटिक, सैप्रोट्रॉफिक कहें, सैप्रोफाइटिक नहीं कहें, सैप्रोट्रॉफिक कह लीजिए। लेना सैप्रोट्रॉफिक, ठीक है। चलिए, एक ऐसा होगा जो दूसरे जीवित प्राणी से क्या करेंगे? पोषण प्राप्त करेंगे, उसे हम लोग पैरासिटिक कहेंगे। क्या कहेंगे? पैरासिटिक कहेंगे। इसको कहते हैं परजीवी। क्या कहते हैं? परजीवी, ठीक है। और सेप्रोफाइटिक को कहा जाता है मृतपोषी। क्या कहा जाता है? सेप्रोट्रॉफिक को कहा जाता है मृतपोषी, मृतपोषी। और एक होगा समभोजी, पूर्णभोजी, जिसको होलोजोइक कहेंगे। क्या कहेंगे? होलोजोइक कहेंगे, ठीक है। होलोजोइक मतलब पूर्ण भोजी, कंप्लेक्स फूड लेने वाला। मतलब ये फ्रेश लेगा। क्या लेगा साथी? फ्रेश फूड को लेगा। अब बात आती है कि सेप्रोट्रॉफिक क्या होता है, पैरासिटिक क्या होता है और होलोजोइक क्या होता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक और क्या होता है। बोलिए। पैरासिटिक, तो उसको हम लोग थोड़ा इमेज देखते रहेंगे तो और क्लियर होता चला जाएगा मुझे, ठीक है। आइए लेकर के आते हैं। आइए देखिए, ये है आपके सामने हेटरोट्रॉफी। जो हम पढ़ रहे हैं अभी, जो टॉपिक है हमारा हेटरोट्रॉफिक है। हेटरोट्रॉफिक का मतलब जो खुद से भोजन नहीं बनाएगा, ये किसी दूसरे पे निर्भर रहेगा भोजन लेने के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं हेटरोट्रॉफी। क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉफी कहते हैं। क्लियर हुआ? तो हेटरोट्रॉफिक में तरीके हो सकते हैं कि दूसरे से लेगा तो उसे हम लोग कहेंगे पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक। अब आपके मन में आ रहा होगा कि पैरासिटिक परजीवी कौन है? परजीवी का मतलब हो गया कि पोषण तो लेगा, जिंदा रहने के लिए उसे ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, तो उसको हम लोग कहते हैं परजीवी। मतलब प्रोसेस से लेगा। क्या लेगा? प्रोसेस से लेगा। और इसके उदाहरण हो जाएंगे क्या? फीताकृमि, फीताकृमि, फ्लीस, लाइस और खटमल भी कहते हैं। टुक टुक कह लेते हैं जिसको, टुक टुक, खटमल, ठीक है। तो ये सारे के सारे पैरासिटिक है। खटमल काटता है तो बड़ी चुभन होती है, ठीक है। चलिए, सेप्रोफाइटिक का मतलब कि वैसे जीव प्राणी, वैसे जंतु जो भोजन लेंगे, कैसा लेंगे? बोलिए। सड़े गले चीजों को लेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेप्रोफाइटिक कहेंगे। तो इसके उदाहरण हो जाएंगे आपका कुछ जीवाणु, कुछ कवक, यानी कवक जो है फंगी, ठीक है।
ये, और इसके बारे में आप बता सकते हैं कि जो सेप्रोफाइटिक होता है वो सड़े गले चीजों को लेता है, इसका मतलब इसमें जो डाइजेशन होगा शरीर के बाहर होगा। क्या होगा? शरीर के बाहर डाइजेशन होगा, उसी को हम लोग सेप्रोफाइटिक कहेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में बात करेंगे तो पूर्णभोजी, तो पूर्णभोजी होलोजोइक में कुछ ऐसे हैं जो जिसका डाइजेशन शरीर के अंदर होता है, तो उसमें आपका आ जाएगा क्या? कुछ ऐसे हैं जो घास भूस खाता है, शाकाहारी, शाकाहारी है। कुछ ऐसे हैं जो मांस खाता है, मांसाहारी है। कुछ ऐसे हैं जो दोनों खाता है, जो सर्वाहारी है। और कुछ ऐसे हैं जो मृत यानी जानवर को जब मर जाता है तो उसको सड़ने से बचाने के लिए उसे खाता है, तो आप कह सकते हैं स्कैवेंजर। क्या कहेंगे उसको? स्कैवेंजर। उसको कहा जाता अपमार्जक। क्या कहा जाता? अपमार्जक। चलिए, तो अब हमारी बात आएगी किसकी? होलोजोइक में जो कॉम्प्लेक्स फूड को लेता है और जिसमें डाइजेशन शरीर के अंदर होता है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। ठीक है, चलिए लिखेंगे पूर्णभोजी, पूर्ण भोजी होलोजोइक। होलोजोइक में कौन कौन है? होलोजोइक का मतलब होता है क्या? जिसके शरीर के अंदर पाचन होगा। क्या होगा? शरीर के अंदर पाचन होगा, पाचन सिस्टम होगा, पाचन तंत्र होगा। वैसे जीव प्राणी को, वैसे जंतु को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णभोजी होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले कहते हैं। तो इसके कौन कौन हो जाएंगे? ठीक है, इसके कौन कौन होंगे देख लेते हैं हम लोग। होलोजोइक, आप ये सेप्रोफाइटिक वाला का इधर एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सेप्रोफाइटिक पैरासिटिक वाला है। ठीक है, लाइस, खटमल जिसको कहते हैं, टुकटुक या मशरूम, ये आपका जो है सेप्रोफाइटिक का ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया। टेपवार्म और लाइस ये पैरासिटिक का हो गया। हम लोग लाते हैं किसका? बोलिए, होलोजोइक का। होलोजोइक की बात करेंगे हम लोग। इसमें होलोजोइक में प्रोसेस है, कई प्रोसेस है। लीजिए देखिए, होलोजोइक जो है हमारे पास है, ये कुछ इस प्रकार है, आप देख रहे हैं। तो होलोजोइक में कुछ ऐसे हैं जो घास फूस खाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शाकाहारी। जैसे आपका आ गया गाय। गाय क्या है? बोलिए। गाय जो है शाकाहारी है। कार्निवोरस शेर की बात करिए, मांसाहारी है, मांस भक्षी। ये ओमनीवोरस सर्वाहारी। ठीक है, चलिए, सर्वाहारी में हम लोग का है, ह्यूमन भी आ जाएगा, ह्यूमन भी आ जाएगा। इसके व्यंजन में देख लीजिए, ये गिद्ध है आपका, जो क्या है? ठीक है, गिद्ध आपका किस में आ जाएगा? स्कैवेंजर। यानी जब कोई चीज मर जाता है, सड़ने लगता है, तो उसे खाता है, उसे सड़ने से बचा देते, जिससे वातावरण क्या हो जाए? प्रदूषित ना हो, उसे बचाया जा सके। तो ये आपका स्कैवेंजर है। राइट, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब आती हम लोग का यानी होलोजोइक में कुछ स्टेप्स है। अगर इस स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा तो ही जाकर के वो होलोजोइक वाले कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे हमारे। ठीक है, अब एक सवाल कभी कभी पूछ देता है, आखिर शाकाहारी में और मांसाहारी में क्या अंतर है? तो शाकाहारी वाले दो क्वेश्चन लिख लीजिए। शाकाहारी जो होता है ना, वो सेल्यूलोज को पचाता है। क्या पचाता है? सेल्यूलोज को पचाता है। और मांसाहारी सेल्यूलोज को नहीं पचा पाता है। तो सेल्यूलोज को नहीं पचाने के कारण इसमें जो छोटी आंत होगी, छोटी आंत की लंबाई कम होगी। लंबाई क्या होगी? कम होगी। और इसकी जो होगी छोटी आंत की लंबाई लंबी होगी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि शाकाहारी में छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है कि कम होती है? तो आप याद रखेंगे, छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत की लंबाई, वो शाकाहारी वाले में ज्यादा होता है और मांसाहारी वाले में कम होता है। इसमें क्या होता है? बड़ी होती है, छोटी आंत बड़ी। ठीक है, चलिए, यहां से क्वेश्चन बन सकेगा। अब आते हैं हम लोग मेनली बात आते हैं कि होलोजोइक में आखिर स्टेप बाय स्टेप क्या है। सबसे पहले भोजन क्या करेगा? वो भोजन लेगा। तो भोजन लेने को हम लोग कहते हैं इंगेशन। क्या कहते हैं? तो आप आइए, होलोजोइक का स्टेप लिखिए। क्या लिखिए? होलोजोइक में आइए, और होलोजोइक में जो है पोषण कैसे कैसे होता है। होलोजोइक पूर्णभोजी, पूर्णभोजी
सबसे पहले देखिए, जैसे हम ही लोग अपने आप की ही बात करेंगे, तो सबसे पहले भोजन लेते हैं, तो भोजन लेने को हम लोग कहते हैं अंतर्ग्राही। क्या कहते हैं? अंतर्ग्राही कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप होगा इसमें क्या होगा? भोजन को लेना, भोजन लेना। तो भोजन लेना को इंग्लिश में कहा जाता है इंगेशन। क्या कहा जाता है? इंगेशन। और हिंदी में बात करिएगा तो अंतर्ग्राही। क्या होता है? अंतर्ग्राही, अंदर की ओर लेना। ठीक है, चलिए, जब भोजन आप ले लिए तो उसका क्या होगा? भोजन जब लिए आप माउथ के अंदर डाले तो क्या कहते हैं? चबाते हैं। चबाने को कहते हैं हम लोग, यानी बड़ी चीज को तोड़ रहे हैं आप, तो पाचन कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या होगा? पाचन। क्या होगा? पाचन, पाचन करना। पाचन को करना को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग डाइजेशन। क्या कहते हैं? डाइजेशन। जब डाइजेशन हो जाएगा तो पचे हुए चीजों से आपको मिलना है एनर्जी, ऊर्जा मिलना है, तो उसका होगा अवशोषण। क्या होगा? अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। इसको इंग्लिश में कहेंगे हम लोग एब्जॉर्प्शन। सारे चीज क्लियर करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, अब अवशोषण हो गया तो पचे हुए चीजों को शरीर के हर अंग तक पहुंचना है। जब शरीर के हर अंग तक पहुंचेगा तो उसको हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। क्या कहते हैं? असिमिलेशन। हिंदी में बात करेंगे तो इसको कहते हैं स्वांगीकरण। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण मतलब एसिमिलेशन, बंटवारा, एसिमिलेशन। ठीक है साथी, चलिए, आपसे यदि पूछ दे, क्या पूछे कि जो इंगेशन हुआ है तो इंगेशन में शरीर का कौन सा अंग इन्वॉल्व हुआ है, तो आप बताएंगे माउथ। ये माउथ के द्वारा भोजन को लिया है, मुख गुहा द्वारा, मुख द्वार द्वारा, मुख द्वार। ठीक है, मुख द्वार। डाइजेशन, तो डाइजेशन जो होगा इसमें रोल आएगा किसका किसका? अमाशय का। पाचन जो होगा अमाशय के द्वारा होगा, छोटी आंत के द्वारा होगा। ठीक है, छोटी आंत के द्वारा। और माउथ के द्वारा भी होता है, मुख द्वार भी होता है, मुख के द्वारा भी होता है। एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? तो एब्जॉर्प्शन छोटी आंत में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं माइक्रोविलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई। तो एब्जॉर्प्शन करने का काम छोटी आंत का है। क्या करना है? पचे हुए भोजन का जो एब्जॉर्ब करता है वो छोटी आंत करता है, और छोटी आंत एब्जॉर्ब करके किसको देता है? बोलिए, ब्लड वेसल्स को देता है, और ब्लड वेसल उसे शरीर के हर अंग तक पहुंचा देता है। तो एब्जॉर्प्शन करेगा माइक्रोविलाई। क्या करेगा? माइक्रोविलाई। ये होता कहां है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उंगली की तरह आकार का होता है। ठीक है, चलिए, एसिमिलेशन। अब क्या करेगा? जो माइक्रोविलाई जो एब्जॉर्ब किया है ये देगा ब्लड वेसल्स को। क्या देगा? ब्लड वेसल्स को, यानी रक्त कैरी करने वाले थैली को देगा। रक्त कैरी वाले थैली हमारे पास है आर्टरीज और वेन्स है, तो वेन्स में अशुद्ध ब्लड आता है तो ये देगा किसको? आर्टरीज को देगा। किसको देगा? आर्टरीज को देगा। ठीक है ना, आर्टरीज, सीरा, धमनी जानते हैं, ये आर्टरीज हम लोग कहते हैं धमनी को। क्या कहते हैं? धमनी को। और वेन्स आता है, ये सीरा आता है। ठीक है, चलिए, अब आपने फूड को लिया माउथ के द्वारा, उस फूड का हो गया माउथ से लेकर के स्टमक, अमाशय और छोटी आंत, यहां पे हो गया उसका पिटाई, पाचन हो गया। यानी भोजन का पिटाई होगा तो भोजन का पिटाई क्या कहलाएगा? बोलिए, पाचन कहलाएगा। अब आएगी जब पाचन हो गया तो पचे हुए चीजों को हमको करना एब्जॉर्ब, तो कहलाएगा हमारा अवशोषण। क्या कहलाएगा? अवशोषण। और जब एब्जॉर्ब हो गया तो उन चीजों को हर जगह पहुंचना है, जैसे किसी को प्रोटीन चाहिए, किसी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, किसी को क्या चाहिए? विटामिन चाहिए, किसी को मिनरल चाहिए, तो सबको कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे आप जो फूड लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने एप्पल लिया, आप पपाया खाया, पपीता खाया, तो अब बताइए जब पपीता खाया आप और एप्पल लिए तो उससे पाया था विटामिन ए। तो विटामिन ए का काम जो है वो आंखों की रोशनी को बरकरार रखने का काम है। तो बताइए, आंखवा तो है यहाँ, भोजन लिया आप यहाँ, तो बताइए यहाँ पहुंच कैसे गया? तो यहाँ पहुंचेगा किसके द्वारा? ब्लड के ही द्वारा पहुंचेगा। तो वह अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आपकी आंखें, आपको आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, डिम कर जाएगी। तो इसीलिए एसिमिलेशन का प्रोसेस आता है, ताकि डाइजेस्टिव चीज, पचे हुए चीज डिफरेंट शरीर के अंगों तक पहुंच जाए और वो उससे लाभान्वित हो सके, उसको मेंटेनेंस हो सके। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं स्वांगीकरण। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं, राइट। जब सारे चीज हो गए तो अब क्या होगा? भोजन आपने ले लिया, उसका पाचन हो गया, उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, उसका बंटवारा हो गया। अब जो कुछ अवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के अंदर बचेगा, जिसको शरीर से बाहर होना है, उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इगेशन। क्या कहते हैं? इगेशन, शरीर से बाहर होना। इसको हिंदी में कहते हैं बहिष्करण। क्या कहते हैं? बहिष्करण। बहिष्करण, ये हो गया हमारा
इगेशन, इंग्लिश में कहेंगे इगेशन। इगेशन दिख रहा है राइट कि नहीं दिख रहा है? इगेशन, ठीक है। चलो कलर चेंज कर दे रहा हूं, इसे कहते हैं इगेशन। इगेशन का मतलब हो गया शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर की ओर जाना। तो अब बताइए ये बाहर कौन करेगा? एनस, उस ऑर्गन का नाम है एनस, गुदा, ठीक है। चलिए अब यहां से देखिए शुरू कहां से हुआ है? माउथ से। एंड कहां हो रहा है? माउथ से शुरू, माउथ से शुरू हुआ और एंड हुआ कहां? माउथ हुआ, उसके बाद आया स्टमक, स्टमक के बाद आया स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आएगा लार्ज इंटेस्टाइन, जो हम आगे पढ़ेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आया आपका एनस। चलिए मतलब माउथ से शुरू, एनस पर खत्म। लेने का पार्ट अलग है, आउट करने का पार्ट्स अलग है। तो इन सारे पार्ट्स को हम लोग कहते हैं आहार नाल। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं इसको? आहार नाल कहते हैं, आहार नाल। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। ये कहलाता है आहार नाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब माउथ से शुरू, एनस पे एंड हो जाए, तो इसी को कहते हैं हम लोग आहार नाल कहते हैं। तो अब यानी हम लोगों ने होलोजोइक का स्टेप समझ लिया कि होलोजोइक में होता कैसे कैसे। माउथ होगा, माउथ से भोजन लेंगे, उसके बाद पाचन होगा, उसके बाद उस भोजन का एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद उसका बंटवारा होगा, स्वांगीकरण होगा, और बचे हुए पदार्थ को, अपशिष्ट पदार्थ को होना है शरीर से बाहर। अगर शरीर से बाहर नहीं होगा तो आप बेचैन हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। इसको आसान में हल्के में मत लीजिए। चलिए अब आइए बात करते हैं हम लोग कि आखिर हम लोग भोजन में क्या क्या लेते हैं और भोजन में क्या क्या जरूरी है। तो आप लिखेंगे भोजन के अब। आपने स्टेप समझ लिया, भोजन का अब या भोजन क्यों लेते हैं और इसकी जरूरत क्या है और इसके तत्व, कौन कौन भोजन लेते हैं हम लोग। चलिए भोजन, सबसे पहले भोजन लेने का कारण क्या है? भोजन हम लोग इसलिए लेते हैं कि हमारा शरीर मेंटेन में रहे। पहला काम है भोजन को हम लोग लेते हैं ऊर्जा के लिए। भोजन किस लिए लेते हैं? ऊर्जा के लिए। दूसरा काम, हमारा शरीर बना रहे। भोजन को हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की कमी ना हो पाए। चलिए भोजन और इसलिए लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या लेते हैं? भोजन अगर नहीं लीजिएगा तो इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाएगा। तो आप भोजन इसलिए लेते हैं, रोधी इम्यून सिस्टम को क्या करना? मजबूत करना। रोधी क्षमता, रोधी क्षमता, अरे यार क्षमता ना, क्षमता लिखना भूल गया सलाम, तो क्षमता लिखना भूल गया। रोधी क्षमता को बढ़ाना। चलिए अब आ जाइए कि इसमें भोजन में तत्व कौन कौन है, भोजन के तत्व कौन कौन है। तो आइए बात करते हैं हम लोग भोजन में हम लोग क्या क्या लेते हैं। भोजन में क्या क्या लेते हैं? भोजन में क्या क्या लेते हैं हम लोग बताइए। पहला लेते हैं हम लोग क्या? कार्बोहाइड्रेट। क्या लेते हैं? यानी आप लिख सकते हैं, हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे? कंपोनेंट ऑफ फूड। फूड में क्या क्या लेते हैं हम लोग? कंपोनेंट ऑफ फूड्स। फूड्स में हम लोग क्या क्या लेते हैं, ठीक है। भोजन में क्या क्या लेते हैं? तो भोजन में क्या लेते हैं आप बताइए। लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिख लीजिए कार्बोहाइड्रेट। और क्या लेते हैं? और लेते हैं प्रोटीन, बहुत अच्छी बात है। और क्या लेते हैं? और लेते हैं आप खनिज, मिनरल्स। और क्या लेते हैं? विटामिन्स, गुड। प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गया, खनिज, और क्या खनिज हो गया? विटामिन्स, विटामिन्स। और क्या लेते हैं? वसा। क्या लेते हैं? वसा, फैट। चलिए अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं। हम लोग सारे चीजों पे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे कार्बोहाइड्रेट। क्या डालेंगे? कार्बोहाइड्रेट। देखिए सबसे पहले पूछे, अगर आपसे पूछे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो आप बताइएगा कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, एक रासायनिक यौगिक है। क्या है? एक रासायनिक यौगिक है। पहला पॉइंट इसके लिखेगा, एक रासायनिक यौगिक है। रासायनिक यौगिक मैंने क्यों बोला? रासायनिक यौगिक मैंने इसलिए बोला कि ये कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं, हाइड्रेट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब होता है पानी, हाइड्रेट का मतलब होता है पानी। कार्बो मतलब कार्बन और वाटर से मिलकर बना हुआ ये चीज है। तो बताइए कार्बन को आप कहां पढ़ते हैं?
केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो रासायनिक प्रॉपर्टी शो करेगा। हाइड्रोजन को कहां पढ़ते हैं? रासायनिक में पढ़ते हैं। ऑक्सीजन को कहां पढ़ते हैं? रासायनिक में पढ़ते हैं। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को रासायनिक यौगिक कहा गया है। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ये रासायनिक यौगिक है। क्या है? रासायनिक यौगिक है, केमिकल कंपाउंड्स है, राइट, रासायनिक यौगिक है। किससे किससे मिलकर बना होता है? किससे किससे मिलकर बना होता है? ये बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। कार्बोहाइड्रेट का एक्चुअली में फॉर्मूला कैसा होता है? CH2O। कभी कभी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, क्या बनेगा कि कार्बोहाइड्रेट में कितने कार्बन है? तो एक कार्बन है। कार्बोहाइड्रेट में कितने कार्बन है? एक कार्बन है, ठीक है, कार्बन लिख लेंगे, एक कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? दो है। ऑक्सीजन कितने हैं? एक है। कभी कभी रेशियो पूछ देता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो आप बता सकेंगे कि इसका रेशियो जो हो गया CH2O का 1:2:1, यानी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है 1:2:1 होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, अगर आपको इंस्टेंट ऊर्जा चाहिए, जल्दी चाहिए, शीघ्र ऊर्जा चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये देता है जल्दी ऊर्जा। क्या देता है? जल्दी ऊर्जा। जल्दी ऊर्जा देने से मतलब ये जल्दी पचता भी है। क्या होता है? जल्दी पचता भी है। तो आप लिखेंगे इसे, ये जल्दी पच जाता है, जल्दी पच जाता है, इसका पाचन जल्दी होता है, जल्दी पच जाता है, ठीक है। चलिए और क्या लिखा सकते हैं इसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में? कार्बोहाइड्रेट से ही, यानी आप और मैं ऑलमोस्ट जो है 50 से लेकर के 70% शरीर को जो एनर्जी मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसे, यानी कार्बोहाइड्रेट से 50 से लेकर के 70% तक ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट टूट करके क्या देता है? क्या कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेट में ही हमको ऊर्जा मिलता है? नहीं, कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ATP में, तब जाकर मिलता है मुझे। यानी कार्बोहाइड्रेट से डायरेक्ट ऊर्जा मुझे नहीं मिला, कार्बोहाइड्रेट टूटा, ग्लूकोज बना, और वो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो हो जाता ऑक्सीकृत। क्या हो जाता? ग्लूकोज का होता है ऑक्सीकृत। मतलब क्या हुआ कि कार्बोहाइड्रेट को हमने लिया, वो ग्लूकोज बना। क्या बना? ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज को मिल गया दोस्त ऑक्सीजन, उससे ऑक्सीजन जो है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिल करके और ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया, और ऑक्सीडाइज हो करके ये चला गया माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में ATP बना लिया। क्या बना लिया? ATP बना लिया, और मुझे जो एनर्जी मिलती है ATP के फॉर्मेट में मिलती है। तो याद रखेंगे बच्चों, क्या रखेंगे कि मुझे जो ऊर्जा मिलता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेट में नहीं, ATP के फॉर्मेट में मिलता है। लेकिन ये बनता कैसे है? कार्बोहाइड्रेट से ही बनता है। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कार्बोहाइड्रेट CH2O टूट करके क्या बनता है? ग्लूकोज, और ग्लूकोज टूट के क्या बना? ATP। कितना ATP? एरोबिक हम लोग के शरीर में 36 या 38 ATP, 38 ATP। कभी कभी पूछ देता है कि 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो कितना मुझे कैलोरी एनर्जी मिलेगा? तो याद रखेंगे, नोट करके लिख लेंगे आप। अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगा 4.2 किलो कैलोरी, 4.2 किलो कैलोरी। ये नोट कर लेंगे आप। कभी कभी बच्चों पूछ देता है कि कार्बोहाइड्रेट किस फूड्स में पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है, इसका कोई टेस्ट भी है क्या? इसका जांच भी है क्या? हाँ बच्चों, इसका जांच है। क्या जांच है? पहले देख लेते हैं हम लोग। यानी कार्बोहाइड्रेट कौन सा फूड में ज्यादा पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा, चेक कैसे करेंगे? तो आपको करना कुछ नहीं है, जो आपके सामने फूड रखा हुआ है, जो भोजन है, आप उस पर जो है आयोडीन का घोल लीजिए। क्या लीजिए? आयोडीन का घोल लीजिए। यानी आप लिख सकेंगे, इधर हेडिंग डालिए, जांच किसका? कार्बोहाइड्रेट का या स्टार्च का, जांच स्टार्च का। आपको लेना है आयोडीन की घोल। क्या लेना है? आयोडीन की घोल, आयोडीन की घोल, ठीक है, आयोडीन की घोल। स्टार्च को ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, इसका भी फॉर्मूला होता है CH2O ही होता है। स्टार्च का फॉर्मूला CH2O ही होता है। तो आयोडीन का घोल लेना है, और इस आयोडीन का घोल का जो कलर होता है, इस आयोडीन का घोल का जो कलर होता है, इस आयोडीन का घोल का कलर होता है या तो पीला होगा या भूरा होगा, पीला होगा या भूरा होगा, पीला होगा या भूरा होगा। जब इसे आप डालेंगे स्टार्च पे, यानी आप लिखिए इसके यहां पे डालिए स्टार्च। क्या डालिए? स्टार्च। इस पे स्टार्च पे जब आप डालेंगे आयोडीन की घोल, क्या डालेंगे? आयोडीन की घोल, तो इस स्टार्च का रंग जो हो जाएगा, रंग, इस स्टार्च का रंग बदल जाएगा, रंग हो जाएगा नीला या काला। अगर नीला या काला हो जाए, नीला या काला हो जाए, तो इस बात का संकेत है कि उसमें स्टार्च पाया जा रहा है। तो ये जांच रखिए, क्वेश्चन बन जाता है। बिल्कुल आपका NCERT कवर भी हो रहा साथी। यानी आपको बच्चों, अगर आप क्लास देख ले रहे हैं
बेसिक आपका जो फाउंडेशन चल रहा है, तो आपको ना ही कोई रेफरेंस बुक पढ़ने की जरूरत है और ना ही एनसीईआरटी खोलने की जरूरत है। आपका एनसीईआरटी का एक एक लाइन कवर हो रहा है और बाकी रेफरेंस बुक जो जनरल वाले पढ़ते हैं वो मैं नहीं बताऊंगा कि क्या पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप उठाओगे तो एक एक क्वेश्चन बनेगा। जिस एग्जाम का क्वेश्चन उठाओ, यानी कौन ऐसा एग्जाम नहीं जो आपका क्वेश्चन इससे बाहर पूछ दे। ठीक है, चलिए आइए साथ ही हम बात कर लेते हैं। हम लोग को अभी कभी कभी पूछ देता है, क्या पूछेगा कि क्या कार्बोहाइड्रेट का प्रकार भी होता है क्या? हाँ, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार होता है। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बोलिए? कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, हेडिंग डालें कार्बोहाइड्रेट का प्रकार। कार्बोहाइड्रेट का प्रकार जो है, हेडिंग डालिए कार्बोहाइड्रेट का प्रकार। मजा आ रहा है? मजा आएगा, मजा आएगा जब समझ में आएगा तभी ना मजा आएगा, ऐसे कैसे मजा आएगा? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला तो आप लिख ही लीजिए, CH2O कितना संख्या में है, नहीं तो यहां पे N लगा दीजिए। ठीक है, चलिए ये N इसी से पॉलीमर बनेगा, इससे एक से ज्यादा बन जाएगा। N क्या है? नंबर ऑफ इंडिकेशन, एक है दो है, नको मालूम, मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, चलो बहुत समझदार बच्चे हो आप, तो मजा ले रहे हो। ठीक है, मजा ले रहे हो, हाँ चलो मजा लेने की जरूरत ही है। इसके होते हैं 3 प्रकार। कितने प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन? एक होता है, देखिए कार्बोहाइड्रेट पचने के आधार पे जो आसानी से पच जाए उसे हम लोग कहते हैं मोनोसैकराइड। जो थोड़ा देर से पचे और एक से ज्यादा चीज दे उसे हम लोग कहते हैं डाइसैकराइड। और जो जंतु पचा ही नहीं पाता है, जो जंतु में पाया ही नहीं जाता है, उसको हम लोग कहते हैं पॉलीसैकराइड्स। याद रखिए, जो जंतु आसानी से पचा लिया उसे हम लोग मोनोसैकराइड कहेंगे। दूसरा, जंतु आसानी से पचा तो पाया लेकिन उससे ज्यादा मीठापन मिल गया, एक चीज टूटा और एक से ज्यादा चीज दे दिया, उसे हम लोग डाइसैकराइड कहेंगे। सैकराइड इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट का ही है, ग्लूकोज का ही फॉर्मेट है सैकराइड्स, नई चीज नहीं है। ठीक है, और एक जो जंतु एनिमल के अंदर नहीं पाया जाएगा उसे हम लोग कहेंगे पॉलीसैकराइड्स। तो आइए बात कर लेते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सिंपल फॉर्मेट में तो पहला हमारा हो जाएगा ए, मोनोकार्बोहाइड्रेट। क्या है? मोनोकार्बोहाइड्रेट, यानी एक ही बार में पच जाए, एक ही बार में पच जाए उसे हम लोग मोनोकार्बोहाइड्रेट कहेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो एक ही बार में पच जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? मोनोकार्बोहाइड्रेट। जो 2 बार पचे, 2 बार में पचे, यानी एक चीज पचे 2 चीज दे, उसे हम लोग कहते हैं डाइसैकराइड। क्या कहते हैं? मोनोकार्बोहाइड्रेट, डाइकार्बोहाइड्रेट या मोनोसैकराइड कह लीजिए इसको, बोलने में अगर दिक्कत लग रहा है। ठीक है, मोनोसैकराइड कह लीजिए, कार्बोहाइड्रेट का ही तो फॉर्मेट है, तो कार्बोहाइड्रेट करवा जाएगा ये। यहां पे लिख लीजिए ए फॉर्मेट में। कलर चेंज कर लूं तो अच्छा लगेगा। एक्चुअली में जो है ना, मेन है कि जो थीम जो सिलेक्ट हुआ है ना वही गड़बड़ सिलेक्ट हो गया है दोस्त। ठीक है, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। तो कोई ऐसा कलर चूज करो जो दिखे, दिखना भी जरूरी है ना। तो लिखिए मोनोसैकराइड। पहला क्या लिखेगा? मोनोसैकराइड। दूसरा डाइसैकराइड। तीसरा पॉलीसैकराइड। चलिए, मोनोसैकराइड्स का आप उदाहरण रखिएगा माइंड में, उदाहरण। ठीक है, मोनोसैकराइड का उदाहरण रखिएगा। इस एक को बोला जाता है ट्रायोस। क्या बोला जाता है? ट्रायोस। इसका एग्जाम्पल है, इसका नाम है ग्लेसर एल्डिहाइड। क्या नाम है? ग्लेसर एल्डिहाइड। ग्लेसर एल्डिहाइड हाइड। ठीक है, ग्लेसर एल्डिहाइड। एक है ट्रायोस, दूसरा है आपका टेट्रोस। टेट्रोस में उदाहरण नाम रखिएगा याद, टेट्रोस का। ठीक है, इरिथ्रोस, इथ्रेोस या इरिथ्रोस, 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 इरिथ्रोस। और एक है हेक्सोज। क्या नाम है? हेक्सोज। हेक्सोज में आपको रखना है उदाहरण माइंड में, उदाहरण नहीं। मोनोसैकराइड में जो हेक्सोज फॉर्मेट वाला आता है, पहला का नाम है ग्लूकोज। क्या नाम है? ग्लूकोज। दूसरे का नाम है, बोलिए, गैलेक्टोज। दूसरे क्या नाम है? गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। और तीसरे का नाम है फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज। ठीक है, तो ये सारे के सारे उदाहरण है आपका मोनोसैकराइड्स का, यानी जो आसानी से पच जाए, जल्दी पचे। तो ये सब आप थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए।
कभी एक बार याद रखिए फ्रुक्टोज के बारे में, फ्रुक्टोज के बारे में, जो फल जो मीठा होता है वो मीठा फ्रुक्टोज के कारण होता है। क्या होता है? फ्रुक्टोज के कारण मीठा होता है। आइए डाइसैकराइड में आपको याद रख लेना है 3 इसका उदाहरण याद रखिए। क्या याद रखिएगा? बोलिए। इसका एक ट्रिक हम लोग माइंड में रख लेते हैं। क्या रखते हैं? सलाम दोस्त, सलाम, सलाम दोस्त, सलाम दोस्त, सलाम दोस्त। ये उदाहरण है किसका? S4 सुक्रोज, S4 सुक्रोज, L4 एले लैक्टोज, ठीक है, M4 माल्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये उदाहरण आपका डाइसैकराइड, D4 डाइसैकराइड। बस एग्जाम्पल कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि इनमें से कौन मोनोसैकराइड है, तो मोनोसैकराइड में याद रखना है ग्लिसरॉल्डिहाइड, इरिथ्रोज और ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज वाला फॉर्मेट हमारा किसमें? मोनोसैकराइड्स में है। और सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज ये जो है हमारा डाइसैकराइड्स में है। ठीक है, जब ग्लूकोज टूटेगा तो माल्टोज देगा, और माल्टोज टूट करके एटीपी देता है। तो बताइए, ग्लूकोज टूटा तो माल्टोज, यानी ग्लूकोज टूटा उसके बाद माल्टोज 2 बार गया तो 2 बार डाइसैकराइड्स में, यानी जिस सब्सटेंस टूट करके 2 या 2 से अधिक चीज देगा वो डाइसैकराइड्स कहलाएगा। तो मोनोसैकराइड से ही डाइसैकराइड्स आया है। क्या आया है? मोनोसैकराइड से ही डाइसैकराइड्स आया। पॉलीसैकराइड्स की बात करेंगे तो ये जंतु में खास करके नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आप या इसके उदाहरण एग्जाम्पल लिख सकते हैं डाइसैकराइड्स का, सॉरी पॉलीसैकराइड्स का। पॉलीसैकराइड्स का उदाहरण, एक उदाहरण लिखिए, क्या? स्टार्च, स्टार्च ये आपका पॉलीसैकराइड्स है। उसके बाद आप बात करेंगे किसका? बोलिए। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज ये पॉलीसैकराइड्स है। काइटिन की बात करें, काइटिन भी आपका क्या है? पॉलीसैकराइड्स है। और एक और उदाहरण इसमें याद रखिएगा, ठीक है, ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन भी उदाहरण है आपका। बोलिए दोस्त, ग्लाइकोजेन उदाहरण है आपका किसका? पॉलीसैकराइड्स का। तो यहां तक क्लियर हुआ कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, चलिए आइए आगे हम बात करते हैं किसका? प्रोटीन्स का। किसकी बात कर ले? प्रोटीन्स की बात कर ले। तो प्रोटीन के बारे में मुख्य बातें याद रखिएगा कि प्रोटीन का खोज किसने किया। तो प्रोटीन का खोज बता दीजिएगा आप। क्या? बोलिए। बेर्जेलियस। साइंटिस्ट का नाम क्या है? बर्जेलियस, बर्जेलियस साइंटिस्ट का नाम है। कब? 1938 में। ठीक है, चलिए प्रोटीन, प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन के बारे में याद रखिए, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये शरीर के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है, शरीर के निर्माण में। ठीक है, प्रोटीन में जो होता है एमिनो एसिड्स पाया जाता है, और प्रोटीन के अंदर 20 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। 20 अमीनो एसिड्स, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल ये याद रखिए, जिसमें से क्या है? 11 जो है इसेंशियल है और 9 नॉन इसेंशियल है। ठीक है, चलिए नॉन इसेंशियल है। प्रोटीन जो है शरीर के अंदर एंजाइम का भी निर्माण करती है, तो लिख सकेंगे आप, एंजाइम भी बनाती है। प्रोटीन शरीर के अंदर हार्मोन्स भी बनाती है, तो आप लिखेंगे प्रोटीन हार्मोन का भी निर्माण करती है। जैसे कहेगा कि कौन प्रोटीन है जो हार्मोन है, तो आप लिख दिए इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन है लेकिन प्रोटीन है, इंसुलिन हार्मोन है लेकिन प्रोटीन है। एंजाइम्स की बात करेंगे तो एंजाइम्स कौन है जो प्रोटीन है? तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, सभी एंजाइम्स प्रोटीन्स है। यहां फंसना ही नहीं है, सभी एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन्स है। बहुत अच्छा। कभी कभी एंजाइम जो होता है, प्रोटीन जो होता है, जैसे होमोग्लोबिन की बात करिए, होमोग्लोबिन प्रोटीन है या नहीं है? उसका मुख्य काम क्या था? उसका मुख्य काम था बच्चों क्या? ऑक्सीजन यानी गैसीय सब्सटेंस को आदान प्रदान करना। तो आप कह सकेंगे एक प्रोटीन ऐसा है जो गैसीय सब्सटेंस को भी आदान प्रदान करेगा, गैसीय पदार्थ को एक्सचेंज करेगा। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को कभी कभी पूछ देगा। क्या पूछेगा? बोलिए। हार्मोन में हो गया, प्रोटीन्स की बात कर लिया आप। ठीक है, कुछ ऐसे जैसे WBC में एक प्रोटीन पाया जाता था, उस प्रोटीन का नाम था एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का क्या काम था? रक्षा करना। तो कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो रक्षा करता है एंटीबॉडीज के रूप में, एंटीबॉडीज के रूप में। ठीक है, चलिए तो यहां तक तो बात हुई, यानी प्रोटीन्स का कितना अहम भूमिका है। कभी कभी पूछ जाता है कि प्रोटीन की कमी से कोई बीमारी होती है क्या? हाँ होती है। प्रोटीन की कमी अगर हो जाए,
प्रोटीन की कमी, तो बीमारी होगी बच्चों में, तो बच्चों का नाम है मेरास्मस, यानी उस बीमारी का नाम है मेरास्मस, प्रोटीन की कमी से बीमारी मेरास्मस, मेरास्मस। और एक और बीमारी है जो प्रोटीन की ही कमी से होती है, उसको बोला जाता है क्वासियोरकर। क्या कहा जाता है? क्वासियोरकर, क्वासियोरकर, योरकर मारेगा, योरकर मारेगा ये, ठीक है, मेरास्मस। तो ये बीमारी है थोड़ा प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी, तो इसको रखिए माइंड में। आइए साथी आगे बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, प्रोटीन्स हो गए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स ये ज्यादा मात्रा में लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो ज्यादा मात्रा में खाई जाए। वही बात करेंगे विटामिन की, वही बात करेंगे मिनरल्स की, ठीक है। तो ये कम मात्रा में पाया जाता है। कभी कभी पूछ देगा कि अगर कार्बोहाइड्रेट का सेवन ज्यादा करें तो क्या होगा, तो कार्बोहाइड्रेट के ज्यादा सेवन करने से या कार्बोहाइड्रेट का मात्रा अगर आपके शरीर में ज्यादा हो जाएगा तो आप मोटापे का शिकार हो जाएंगे। लेकिन वही पूछिए क्या प्रोटीन ज्यादा हो जाए तो प्रोटीन ज्यादा लेने से डरने की बात नहीं है, आप मोटाएंगे नहीं, मोटाएंगे नहीं, क्योंकि प्रोटीन मोटाता नहीं है। कार्बोहाइड्रेट मोटापा का शिकार कर देगा। अगर कम हो जाएगा तो आपका वजन कम जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का लेवल ज्यादा होगा तो आपके शरीर में मोटापन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रखिए थोड़ा सा माइंड में। टेस्ट बता ही दिया, प्रोटीन बता ही दिया। आइए थोड़ा सा विटामिन देख लेते हैं। विटामिन, ठीक है, चलिए विटामिन में आ जाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कभी कोई पूछ देता है विटामिन का खोज किसने किया, तो एक साइंटिस्ट का नाम है सी फंक। क्या नाम है? फंकू है ये, सी फंक, सी फंक, जो विटामिन खोजा। विटामिन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक पानी में घुलने वाला और एक वसा में घुलने वाला। दो प्रकार के होते हैं। किस घुलनशील के आधार पे, घुलने के आधार पे, घुलने के आधार पर, घुलने के आधार पर। एक है हमारे पास जल घुलनशील और एक है वसा घुलनशील। वसा घुलनशील, जल में घुलने वाला कौन है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी विटामिन बी का जितने भी बेटा है ग्रुप है सब कॉम्प्लेक्स, और विटामिन सी, ठीक है। और वसा, ये याद रखिए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। एडेक, अपना दोस्त इंग्लैंड टू कनाडा जाएगा, इंग्लैंड से कनाडा जाएगा अपना दोस्त। ये सब के सब फैट सोलेबल है। क्या है? फैट सोलेबल है। चलिए आइए बात कर ले हम लोग कुछ विटामिन के बारे में। कभी कभी पूछ देता है कि विटामिन की कमी से कुछ रोग भी होते हैं क्या, कौन कौन विटामिन है। तो आइए हम लोग विटामिन की बात कर ले और देख ले, सभी विटामिन एक साथ ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए, लीजिए आपके सामने है विटामिन, ये मेंटेनर है। देखिए पहले आपके पास है, यानी आपका है विटामिन ए। विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनॉल, विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनॉल है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कोई बीमारी हुई होगी क्या? हाँ, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। अगर विटामिन की कमी हो जाएगी तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। उसी को बोला जाता है जीरोफ्थैल्मिया, यानी जीरोफ्थैल्मिया बीमारी का नाम है जो विटामिन ए की कमी से होगी, ठीक है। सुनते जाएंगे आपको आंसर हो जाएगा। वहीं पे आपसे बात किया जाएगा, यानी स्किन पे क्रैम्पिंग आ जाता है, कभी कभी फोरा फोरा टाइप का, केराटिनिज्म यानी ड्राइनेस आ जाता है, केराटिनिज्म ऑफ स्किन, तो ये भी आपका विटामिन ए के ही कारण होता है। तो तीन बीमारी याद रखिए, एक तो नाइट ब्लाइंडनेस, दूसरा याद रखिए क्या, एक नाइट ब्लाइंडनेस होगा, दूसरा बीमारी जो होगा जीरोफ्थैल्मिया, और तीसरा बीमारी का जो नाम है क्या, स्किन का ड्राई हो जाना, ठीक है। चलिए, स्किन का, त्वचा का सूखा हो जाना। विटामिन बी1 का दूसरा नाम थायमीन, विटामिन बी1 का दूसरा नाम थायमीन है। इसकी कमी से बीमारी होगी, उसका नाम है बेरीबेरी। क्या नाम है? बेरीबेरी, ठीक है। पेरिफेरल नर्व डैमेज, यानी इसमें बेरीबेरी से होता क्या है, इसमें तंत्रिका जो होता है वो डैमेज हो जाता है, सिग्नल नहीं ले पाता है, ठीक। वही बात कर ले विटामिन बी2 की, तो विटामिन बी2 का दूसरा नाम है राइबोफ्लाविन। क्या नाम है? राइबोफ्लाविन। और इसके कमी से क्या हो जाएगा? चिलोसिस। क्या हो जाएगा? चिलोसिस एक बीमारी है। चिलोसिस कहते हैं किसको? यानी लिप्स वगैरह का क्रम्प होना, यानी चिलोसिस, चिल्होर हो गया, चिलोसिस हो गया, लिम्ब वगैरह का क्रम्प कर जाना, ठीक है। चलिए वहीं पे बात कर ले विटामिन बी3। विटामिन बी3 का दूसरा नाम नियासिन है। इसके कमी से प्लागरा रोग होगा। क्या होगा? प्लागरा रोग होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। विटामिन बी5, विटामिन बी5 का दूसरा नाम है पैंटोथेनिक एसिड। इसके कमी से जो होगा या क्या होगा? इंडिक्वेट ग्रोथ, मतलब क्या होगा? ग्रोथ में कमी होगी, विकास उतना डेवलपमेंट में नहीं हो पाएगा। विटामिन बी6 का दूसरा नाम पायराडॉक्सिन। इसके कमी से क्या हो जाएगा? एक बीमारी है कन्वोल्यूशंस। कन्वोल्यूशंस का मतलब क्या होगा? मोर कंफ्यूजन होगा। क्या होगा? कंफ्यूजन ज्यादा से ज्यादा होंगे।
विटामिन B7 का दूसरा नाम बायोटीन, और इसके कमी से क्या हो जाएगा, आप जो है कभी कभी देखते होंगे कि डिप्रेशन का शिकार हो गया, मतलब एकदम आत्म मंथन में चला गया, वो डिप्रेशन का हो जाना और हेयर का लॉस होना, जैसे मेरा हो गया। और पता नहीं विटामिन B7 की कमी से हुआ है कि किसकी वजह से हुआ, थोड़ा कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। चलिए, मसल्स पेन करेगा, डिप्रेशन होगा, यानी विटामिन B7 का दूसरा नाम बायोटीन। आपका दूसरा नाम ही पूछेगा, है ना, विटामिन का अनदर नेम क्या है, उससे पूछेगा आपसे, ठीक है। चलिए, विटामिन B9 की बात करें तो फॉलिक एसिड, विटामिन B9 फॉलिक एसिड, ठीक है। इसके कमी से क्या हो जाएगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मतलब क्या होगा, ब्लड की थोड़ी थोड़ी कमी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, विटामिन वही B12 की बात कर ले, इसका दूसरा नाम है कोबालामीन, और इसकी कमी से क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। कोबालामीन, इसमें कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट पाया जाता है, कभी कोई पूछ जाता है कि विटामिन B12 में कौन सा मेटल पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। और ये विटामिन B12 होम्योग्लोबिन बनाने का अच्छा काम करता है, क्या करता है, होम्योग्लोबिन बनाने का अच्छा काम करता है। विटामिन C का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, इसके कमी से क्या हो जाएगा, स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, यानी मसूड़े से क्या आने लगेंगे, खून में रक्त आएगा। विटामिन D का दूसरा नाम है कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल, या और जो कैल्सीफेरॉल D3 और D2 है, यानी विटामिन D का दूसरा नाम, ये दूसरा नाम याद रखिए, कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रिकेट्स की बीमारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिकेट्स की बीमारी हो जाएगी। विटामिन E का दूसरा नाम है टोकोफेरॉल्स, इसकी कमी से जो हो जाएगा मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मसल्स में वीकनेस हो जाएगा, और तंत्रिका यानी डिसफंक्शन, यानी तंत्र न्यूरोलॉजिकल अच्छे प्रॉपर वेग में काम नहीं करेंगे। वही बात कर ले विटामिन K की, विटामिन K का दूसरा नाम जो है पॉलीक्विनोन, इसकी कमी से जो हो जाएगा, यानी ब्लड क्लॉटिंग जो होगा डिले होगा, क्या होगा, डिले होगा। विटामिन K की कमी हो जाएगी तो ब्लड क्लॉटिंग, थक्का खून रक्त का नहीं जमेगा। तो ये थे विटामिन, क्या थे, ये विटामिन थे। अब हम लोग साथ ही आगे बात कर लेते हैं किसकी, फैट की। किसकी बात करेंगे, वसा की, बस सुन ले काम बन जाएगा। फैट, तो फैट क्या होता है, तो अगर कोई चीज तेल वाला सब्सटेंस, अगर लिक्विड सब्सटेंस है, अगर 20 डिग्री टेम्परेचर पे, ताप पे, अगर वो सॉलिड के फॉर्मेट में है तो उसी को हम लोग वसा कहते हैं। 20 डिग्री टेम्परेचर पे अगर यह सॉलिड है तो वसा है, ये क्या है, वसा है। आई बात समझ में। अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे ये सॉलिड नहीं है तो क्या है, ये तेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तेल हो जाएगा। वसा की बात करेंगे तो वसा दो तरह के होते हैं, क्या होते हैं, एक होता संतृप्त और एक होता असंतृप्त। असंतृप्त जो है ये आपको मछली के तेल में मिलेगा और कभी कभी आपको वनस्पति तेल में भी मिलेगा, वनस्पति तेल में। ये असंतृप्त जो है ये आपके शरीर के लिए, हम लोग के शरीर के लिए फायदेमंद है। ये क्या है, लाभकारी है। लाभकारी क्यों, ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता है, ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता है, और कोलेस्ट्रॉल जब नहीं बनाएगा तो हार्ट पे लोड नहीं होगा। संतृप्त जो होता है ये जैसे घी वगैरह खाते हैं, घी की बात कर ले, ठीक है, और उसके बाद क्या कहें, तेल, ये संतृप्त है, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देते हैं, तो ये आप कम से कम सेवन करेंगे तो अच्छा रहेगा। आ जाते हैं हम लोग वसा की बात करें, वसा करता क्या है, तो वसा जो है ये ऊर्जा ज्यादा देता है, क्या देता है, ऊर्जा ज्यादा देता है। अगर आप वसा 1 ग्राम खाते हैं तो आपको ऊर्जा देगा 11.2 किलो कैलोरी, और ये लेट से पचता है, क्या पड़ता है, लेट से पचता है, पचता है। दूसरी बात कि ये जो होता है हमारे त्वचा के नीचे मोटी लेयर बनाती है ताकि अंदर वाला जो ताप है उसको बाहर नहीं आने देता है, ये शरीर के ताप को मेंटेन भी करता है। तो वसा के बारे में लिख सकते हैं, ये शरीर के ताप को क्या करता है, शरीर ताप को मेंटेन करता है, मेंटेन करता है, ठीक है ना। चलिए, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये मुख्य बात याद रखिए, वसा करता क्या है, तो वसा के कारण ही क्या होता है, शरीर के ताप मेंटेन में रहता है, और वसा ही के कारण जो है हमारा शरीर क्रैम्प वगैरह, ठंडी के समय में क्रैम्प वगैरह करने लगता है, क्योंकि ये ज़्यादा ड्राई होने लगता है, और ज़्यादा ड्राई होने से आउटर लेयर पे क्या प्रेशर बनता है, दाब पड़ती है, तो दाब पड़ने के कारण वो स्किन क्या हो जाता है, क्रैम्प करने लगता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग खनिज की। क्या करेंगे, कुछ बातें करेंगे खनिज की। किसकी बात करेंगे, खनिज की बात करेंगे। मिनरल मोटा मोटी बात कर लीजिए, खनिज की सुन लीजिए। खनिज जो हम लोग यानी केमिकली सब्सटेंस में लेते हैं, एलिमेंटल फॉर्म में लेते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, तो कैल्शियम को हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे शरीर में जो बोन है, बोन को स्ट्रांग होना है, तो कैल्शियम खनिज है। क्या है, आयरन की बात करेंगे तो आयरन जो हम लोग लेते हैं, हमारे शरीर का जो आयरन है
उसका काम है होमोग्लोबिन का बनाना, ब्लड बनाना। ठीक, वही बात करेंगे फास्फोरस। तो फास्फोरस हम लोग इसलिए लेते हैं कि चूंकि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ब्लड बोन में चाहिए, बोन को हार्डनेस के लिए। अगर फास्फोरस की कमी हो जाए, कैल्शियम की कमी हो जाए तो बोन हो जाएगा भुरभुरा। ठीक है, चलिए उसके बाद वही बात कर ले हम लोग आयोडीन की। तो आयोडीन को हम लोग इसलिए लेते हैं चूंकि आयोडीन हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो एक हार्मोन बनाएगा, उसका नाम है थायरोक्सिन। वो थायरोक्सिन क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करता है और सोचने और समझने की टेंडेंसी को क्या करता है, दुरुस्त करता है, सही करता है। ठीक है, तो ये थे कहानी एक खनिज ओवरव्यू, कार्बोहाइड्रेट की हो गए, खनिज के हो गए और प्रोटीन्स विटामिन की भी हो गए। ठीक है ना, चलिए अगर खनिज के बारे में आप देखना ही चाहते हैं तो इमेज देख लीजिए। ठीक है, बाकी मैं समझा जो दिया हूं ये ही एनफ है, सुन लीजिएगा, काम बन जाएगा एग्जाम का। अब हम लोग का टॉपिक जो आएगा किसकी आएगी बताइए। चलो इसमें खनिज नहीं है, अब हम लोग हेडिंग डालेंगे किसकी, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो है मानव तंत्र की बात होगी, किसकी बात होगी, मानव तंत्र की बात होगी, मानव शरीर के तंत्र की बात होगी। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग, जो पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, मानव शरीर के तंत्र, शरीर के तंत्र। ठीक है, तो कौन कौन तंत्र है तो आज देख लीजिए। पहला है पाचन तंत्र, जब भोजन ले लिए तो इसका पचना है, पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र हो गया तो इसके बाद उस पचे हुए भोजन से यानी ग्लूकोज जो बना, ग्लूकोज से बना है एटीपी, और एटीपी में ऑक्सीजन को आना है और ऑक्सीजन का आना ही श्वसन कहलाता है, रेस्पिरेशन। तो हम लोग नेक्स्ट हमारा जो आएगा पाचन तंत्र के बाद क्या आएगा, श्वसन तंत्र आएगा। क्या आएगा, श्वसन तंत्र आएगा। तीसरा क्या आएगा, श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र। जब पच गया, भोजन को एनर्जी मिल गया तो उसके बाद हमारा शरीर अपशिष्ट पदार्थ को क्या होना है, बाहर जाना है, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र हो गया तो अब क्या आएगा, शरीर को बैलेंसिंग चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, बैलेंसिंग चाहिए, तो तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। और बैलेंसिंग के बाद क्या चाहिए, बैलेंसिंग के बाद चाहिए आपको क्या, बोलिए, सपोर्ट, खड़ा रहने के लिए एनर्जी है। फाइटिंग कैसे करोगे, कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र हो गया तो अब क्या आएगा, कंकाल तंत्र के बाद जो है इंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड। क्या आएगा, इंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र, स्रावी तंत्र, इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम हो गया तो उसके बाद है बायोलॉजी पढ़े और प्रजनन ना पढ़े तो मजा ही नहीं है, प्रजनन तंत्र। ठीक है, चलिए प्रजनन तंत्र हो गया तो उसके बाद हमारा हो जाएगा क्या, मस्कुलर सिस्टम, पेशी तंत्र, पेशी तंत्र। तो बच्चों यहां तक क्लियर हुआ होगा। हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास होगा पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बनेंगे, कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। तो यहाँ तक आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, दीजिए मुझे इजाजत। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।